बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 सितंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखनी है जनाब डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, आज उन्होंने बहुत ही धुआंधार, मानीखेज और मेरे ख्याल में सियासी कॉन्टेक्स्ट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहरहाल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बारहा कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं और ना हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं और ना नापसंद करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है स्टेटमेंट का। हम सबको पता है कि इस वक्त अगर किसी का लेना देना है पाकिस्तानी सियासत के साथ सबसे ज़्यादा, तो वो पाकिस्तानी अवाम से भी ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है। बहरहाल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जो चीदा चीदा निकात हैं वो आपके सामने रिपोर्ट करते हैं, अपना तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे। और हैरत की बात यह है कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में होती है, इमरान खान साहब मीडिया टॉक पहले करते हैं, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान ने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया पहले ही। ये बहुत ही हैरत की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीआईएसपीआर की बाद में होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान को कितना ज़्यादा मालूम है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, क्या करेगी, क्या वो कौम को चाहती है कि बिलीव करे और वो अपना नैरेटिव कैसे पुटअप करेगी। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मीडिया टॉक इमरान खान ने की थी, वो टॉक ऐसे लग रहा है जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद की। तो इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है मौजूदा हालात की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सोच की, वो भी आपको नज़र आएगी जब मैं आपको इमरान खान का जो आज की मीडिया टॉक है वो आपके सामने रखूँगा। पहले तो डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। उन्होंने निकात जो हैं चीदा चीदा वो आपके सामने रखता हूँ। पहला नुक्ता तो उनका बहुत जो बड़ा था, अहम था, वो था कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते और हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अब ये एक आप सबको पता है कि अगर इसका एनालिसिस करें तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं देने को, लेकिन हम चंद एग्जांपल्स के साथ शेयर कर लेते हैं। आप गौर कीजिए, ख्वाजा आसिफ गवाही दे चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा हमें हुकूमत देना चाहते थे। उसके बाद अभी जो कुछ हुआ है मौजूदा आर्मी चीफ़ की निगरानी में और मौजूदा आईएसआई चीफ़ की निगरानी में जो कुछ भी हो रहा है, सबको पता है। मीडिया की वो मीटिंग्स जिसमें कहा गया कि इमरान खान का नाम नहीं चलाना, लाल लकीर फेर दिया, इमरान खान सबसे बड़ा दुश्मन है, इमरान खान के ऊपर बात नहीं होगी। डीजीआईएसपीआर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी की जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इंतशारी टोला करार दे चुके हैं। गौर कीजिए कि बार बार ये कहा गया कि इन्हें कुछ नहीं करने दिया जाएगा। पिछले डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जब उन्होंने कहा कि हुकूमत आई है और आते ही स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है, कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की गवाही, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गवाही, मिफ्ता इस्माइल साहब की गवाही, फजल रहमान साहब ने गवाही दी कि कैसे जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको ये कहा कि हुकूमत आपने हर सूरत गिरानी है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आपने हिस्सा बनना है। इन तमाम गवाहियों के बाद आप फिर भी कह रहे हैं कि कोई सियासी एजेंडा नहीं है। चलें आगे चलते हैं। आप याद कीजिए कि आपके अपने अकाउंट से, आईएसपीआर का अपना अकाउंट, लाखों उसके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उससे उम्मे हरीम वाला एक ट्वीट या एक पोस्ट होती है सोशल मीडिया की, वो कुछ देर के बाद रियलाइजेशन के बाद डिलीट कर दी जाती है। अगर गौर करें तो वो जो पोस्ट होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती है। अब वो जो पोस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आपके ऑफिशियल हैंडल से, आईएसपीआर के ऑफिशियल अकाउंट से वो जो पोस्ट होती है, वो कभी आज तक ये भी नहीं बताया जाता कि वो पोस्ट किसी ने गलती से की थी तो उसके ख़िलाफ़ क्या आपने खुद तसाबी की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई आपने की है या नहीं की, ये आज तक नहीं बताया गया। हमें ये भी नहीं बताया गया कि क्या वो जानबूझ के की गई थी। हमें ये भी नहीं बताया गया कि क्या आपका अकाउंट जो है वो हैक हुआ था। अब उस वक्त तो 9 मई भी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है कि 9 मई से बहुत पहले सियासी वाबस्तगी क्लियर हो चुकी थी। पार्टी किसको डिसलाइक करना है और किसको लाइक करना है वो आपके इदारे के अंदर बहुत देर पहले से ये तय हो चुका था, वरना उम्मे हरीम वाली पोस्ट ना होती, और अगर होती गलती से तो फिर उस शख्स की अकाउंटेबिलिटी होती और शेयर की जाती और कौम को बताया जाता। आज तक कुछ नहीं बताया गया। फिर अगला जो उनका इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो उन्होंने कहा है आज
कि 100 अरब रुपए का हम टैक्स देते हैं। बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। ये एक तरफ से तो अगर आप सोचें तो ये कितनी मैं क्या कहूँगा कि ये अफसोसनाक बात भी है कि आप इतना टैक्स क्यों देते हैं। आप इतने कारोबार में क्यों मुलव्वस हैं कि आपको 100 अरब रुपया टैक्स देना पड़ता है। खुद से सोचिए ज़रा, अपनी स्टेटमेंट को सोचिए कि दिस नॉट अ मैटर ऑफ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये हमारी आप प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं। आपका टैक्स देने से क्या ताल्लुक है। पूरी दुनिया के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस के काम हैं, जो दिफा से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसके ऊपर तो कौम को अपनी जेब काट के, पेट काट के, सब कुछ काट के लगाना चाहिए। तो ये जो आप टैक्स देते हैं, ये सीमेंट की बोरी से लेके, दलिए से लेके, जो सब कुछ भी हम बनाते हैं, DHA से लेके, एयरलाइन से, इंश्योरेंस एजेंसीज, बैंक्स, मतलब कोई सेक्टर हमने छोड़ा नहीं है कारोबार करने वाला, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री आके compete कर सके, वो इन्वायरमेंट भी हमने नहीं छोड़ा। तो हजूर, ये जो आप बार बार कहते हैं कि आपने 100 अरब टैक्स दिया, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके एडवाइज़र्स आपको ठीक मशवरा नहीं देते। इस चीज़ को इतना उभारिए मत, इस बात को बार बार मत बताइए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है बताने की। हमें इतना ज़्यादा बिजनेस के अंदर जाना ही नहीं चाहिए कि हमें 100 अरब रुपए का टैक्स देना पड़े। बहरहाल अगर चलें, इसी चीज़ को फ्लिप कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो ऑडिटर जनरल की जो 2024 की रिपोर्ट है, जो परसों ही हमने रिपोर्ट की है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उसके ऊपर रिपोर्ट जारी की। हमने उसको अपने वीलॉग में उन न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स को रखा और रिपोर्ट किया। वो ये कहती है कि 3300 अरब रुपए का 2 साल के अंदर जो बजट है डिफेंस का, उसमें से 1650 अरब की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। जी हाँ, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 7 अरब रुपए की चैरिटी दी गई। जी हाँ, वो ये रिपोर्ट कहती है कि डिफेंस सेक्टर में 7 अरब रुपए की चैरिटी दी गई, जो कि कानून में उसका कोई इजाज़त नहीं है। और चैरिटी का ना कोई बेनिफिशरी बताया गया, ना कोई लिस्ट जमा करवाई गई, किसको दी गई, क्यों दी गई, किसने रिसीव की गई, कुछ नहीं बताया गया। वो ये भी कहती है कि FWO ने मुल्क से बाहर जो है वो LLC कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, अपने वेंचर्स रजिस्टर करवाए, जिसकी कोई इजाज़त उन्होंने नहीं ली पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से। वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि बहुत सारे कंटोनमेंट के एरियाज़ में जो सरकारी ज़मीन है उसको कब्ज़ा कर लिया गया, या उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया, बग़ैर किराया पे किए, बग़ैर कोई इजाज़त लिए। और वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को इलीगल NOCs या बेज़ाब्तगियों पर भरपूर NOCs जो हैं वो जारी किए गए। तो अब अगर 100 अरब की चीज़ लें तो फिर वो जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है उसको भी सीरियस लेना पड़ेगा, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि 1650 अरब का ही गबन होगा, बेज़ाब्तगियाँ हैं ज़रूर, लेकिन कोई ना कोई गबन तो होगा, जैसे 7 अरब की चैरिटी और दूसरी चीज़ें। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। आपने कहा खुद एहतसाबी बहुत है, हमारे इदारे के अंदर खुद एहतसाबी है। जो भी लाइनों को अबूर करेगा, क्रॉस करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ खुद एहतसाबी होगी। और ये आप जनरल फैज़ हमीद के बारे में नाम लिए बगैर, जब आपने बहरहाल उनसे सवाल तो किया गया नाम लेके, लेकिन जो उन्होंने खुद कहा वो नाम लिए बगैर, उनका कहना ये था कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने एक सरकारी जमात, मीन सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक्विजिशन थी, सरकारी जमात के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने पामाल किया अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, जिस वजह से उनका एहतसाब हो रहा है। और जब भी कोई इदारे की जो लाइंस हैं उनको क्रॉस करता है, मीन इदारे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पामाल करता है, तो फिर उसका एहतसाब होता है। अब हम इंतज़ार करते रहे। याद कीजिए, जनरल आमिर आपको याद करना होगा, जो कोर कमांडर भी रहे गुजरांवाला के, और फिर उसके साथ साथ वो जरदारी साहब के वो मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे। उनके अकाउंट्स के अंदर JIT बनी, हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की JIT बनी, शायद आपके इदारे के लोग भी उसमें शामिल थे। उस JIT ने ये डिटरमिन किया कि उनके अकाउंट्स के अंदर इलीगल ट्रांजैक्शंस हुई, वो जाली अकाउंट से पैसा जमा हुआ। हम सोचते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बने, मेजर जनरल से वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, वो कोर कमांडर बने, वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हुए, वो वहाँ से रिटायर होकर चले गए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि जनरल बाजवा साहब की एग्जाम्पल है, जिनके खिलाफ मैंने अभी आपको बताया कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ख्वाजा आसिफ, ज़ुबैर साहब, मिफ्ता इस्माइल, फजल रहमान साहब गवाही दे चुके हैं। ISPR के डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ मैंने आपको बताया उम्मे हरीम की पोस्ट मौजूद है, उसका भी हमें नहीं बताया गया कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा एक
प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट जो दी गई, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, को खुद एहतसाबी हुई या नहीं हुई, यह हमें नहीं बताया गया। फिर बलूचिस्तान के बारे में सवाल किया गया कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो कत्लो गारत की है, ज़ाहिर है दहशत गर्दों ने की है, इंतहा पसंदों ने की है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का उनसे दिफा किया जाए, और हमारी फ़ौज के जो स्पोक्स पर्सन से ये सवाल किया गया कि क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हमारे जवानों की, हमारे अफसरान की शहादतें हुई, हमारे सिविलियंस की शहादतें हुई, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं? अब इसका जवाब तो ये हो सकता था कि हाँ है, ज़िम्मेदारी फ़िक्स की जा रही है, या कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या इसकी ये वजह है, या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये ऐसे हुआ है, कोई ना कोई इसकी थी। लेकिन उसके जवाब में DGISPR साहब ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि बलूचिस्तान हमारी आन है, शान है, और वो हमारा प्राइड है, और उसकी हर सूरत दिफा करेंगे। अब ये जवाब सर बनता नहीं था। जवाब इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर आपने देना था, वो आपने नहीं दिया। आपने ये बताया कि बलूचिस्तान हमारी आन शान मान है। बिल्कुल है, आप भी हमारी आन शान मान है, लेकिन सवाल तो बनता है ना, अकाउंटेबिलिटी तो बनती है कि इतने सारे लोग, हमारे अफसरान, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? और अगर है तो इसका आप जवाब देते, बजाय बलूचिस्तान को आन शान मान कह के तो हम आगे चल पड़ते। उसके बाद उनसे सवाल ये किया गया बलूचिस्तान के बारे में। जाहिर है क्रॉस बॉर्डर, यहाँ तो ये कहा गया था कि तालिबान को इमरान खान साहब की हुकूमत में लाया गया। हालांकि सबको पता है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने ही ये पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखी थी, और वो ये चाहते थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो ये बताया गया कि जी वो जो आ गए थे लोग उनकी वजह से। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही कह दिया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि फिर पहली वाली स्टेटमेंट गलत थी। लेकिन अब बलूचिस्तान में तो BLA जो है, इसमें PTI का कोई लेना देना नहीं, और यहाँ क्रॉस बॉर्डर अगर कुछ हो रहा है तो आर्मी चीफ अब से कई महीने पहले बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दे चुके हैं। जब कामरान खान साहब ने हमें कराची से बताया था कि आर्मी चीफ ने बताया कि अब वहाँ से स्मगलिंग नहीं होगी, सिक्योरिटी तो एक तरफ रख देते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर की इवन खबर है कि 15% वहाँ से बढ़ गई, 15% उस बॉर्डर से जो है वो स्मगलिंग बढ़ गई। तो क्या उसके ऊपर भी हमने को खुद एहतसाबी करनी है कि कौन है बॉर्डर के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है और उसके बावजूद स्मगलिंग हो रही है और इतनी तादाद में हो रही है? उसके बाद अगला सवाल जब उनसे पूछा गया, ISI के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, और ISI के बारे में उन्होंने जो जवाब दिया वो ये जवाब दिया कि जनरल बाजवा, बेसिकली जनरल फैज़ हमीद DGISI थे, तो उनके बारे में और उनके कंडक्ट के बारे में जब जनरल बाजवा के बारे में सवाल किया कि उनको आप पकड़ रहे हैं तो आर्मी चीफ को नहीं पकड़ेंगे, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आप मुझे बताइए कि ISI का डायरेक्ट बॉस कौन होता है? तो उसका जवाब सहाफ़ी को देना पड़ा कि वज़ीर आज़म होता है। तो उन्होंने कहा आपने उनका नाम तो लिया ही नहीं, मतलब इमरान खान का आपने नाम लिया ही नहीं। तो जनरल फैज़ हमीद ने अगर कुछ गलत किया है तो अकॉर्डिंग टू DGISPR उसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर बनती है, और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, क्योंकि DGISI जो है वो इमरान खान के नीचे थे, वो डायरेक्ट बॉस थे। तो हजूर फिर DGISI को तब्दील किसने किया था और क्यों किया था? अगर आप मान रहे हैं, आप इस मुसद्दका असूल को मान रहे हैं कि DGISI जो है वो वज़ीर आज़म के डायरेक्ट अंडर होते हैं और वज़ीर आज़म उनका बॉस होता है, तो फिर जनरल फैज़ हमीद को जब इमरान खान तब्दील नहीं करना चाहते थे तो हमने तब्दील कैसे किया था? जनरल बाजवा ने तब्दील कैसे किया था? तो एक तरफ तो आप खुद ही बॉस हैं हर चीज़ के, और दूसरी तरफ जब बवक्ते ज़रूरत आपको लगता है कि बॉस नहीं है तो आप बॉस नहीं हैं। बहरहाल दूसरी तरफ आपने ये भी, इससे पता नहीं आपने ये ऐलान कर दिया कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आज जितनी भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जितनी भी ये गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जितने भी लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं, और अगर उसमें ISI इन्वॉल्व है तो फिर आज ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। तो ये कहीं फंदा शहबाज शरीफ के गले में डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही आने वाले टाइम में कि बॉस वो हैं? सबको पता है कि वज़ीर आज़म को कभी बॉस नहीं माना जाता, और आर्मी चीफ ही होते हैं जो ISI के चीफ को हैंडल करते हैं। और अगर ये करना है तो सिविलियन ISI चीफ लगाना पड़ेगा, और वो बेशक कोई रिटायर्ड जनरल भी हो सकता है, और वो वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी से पिक करके लगाएंगे। तो वज़ीर आज़म जो है वो अगर उसकी हायरिंग और फायरिंग में इन्वॉल्व हैं, वो प्लेसमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो उसके टास्किंग में इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो उसके बॉस हैं। अगर बॉस असल में आर्मी चीफ है और ज़िम्मेदारी जब डालनी है तो वज़ीर आज़म है, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। बहरहाल बात लंबी हो रही है, वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्विकली चलता हूँ कि आपने हमें ये भी बताना है कि एक लीडर है, 3 बयानिए हैं। ज़ियाउल हक साहब ने हमें बताया कि ये जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, इनसे बेहतर बंदा कोई हो नहीं सकता,
ये तो बेहतरीन बंदा है और इससे बेहतर बंदा पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने पनीरी में गाया, बड़ा किया। फिर जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा कि ये वतन दुश्मन है, ये गद्दार है, इसको मैंने अरेस्ट किया है और मुल्क से निकाल दिया। फिर जनरल बाजवा आए, उन्होंने कहा कि ये करप्ट है, ये इसकी फाइलें हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उन्हें जेल में डाल दिया। फिर खुद ही जेल से भगाया। और फिर मौजूदा आर्मी चीफ हैं जिन्होंने उन्हें वापस लाकर इंस्टॉल किया उनकी पूरी पार्टी को। 17 सीटें होने के बावजूद हुकूमत दी। अब ये आपके 3 मैंने कह दिया, माजरत 4 आर्मी चीफ हैं, 4 आर्मी चीफ हैं और 4 ही किस्म के बयानी हैं। अब कोई तो इनमें से एक गलत है, तो आपने हमें बताना है कि इनमें से कौन गलत है, या जैसे बाजवा साहब पहले गलत थे या बाद में गलत है। आप कहते हैं आर्मी में खुद एहतसाबी है, तो प्लीज़ आप ही बताइए खुद एहतसाबी करके कि इन 4 आर्मी चीफ्स में नवाज शरीफ एक ही बंदा है, उसका एक ही कंडक्ट होगा, या वो अच्छा है या बुरा है। हम नहीं कहते कि वो अच्छा है या बुरा, आप कहते रहे। आपकी 4 डिफरेंट लेवल के ऊपर आपने उनके साथ ऑपरेट किया, तो आप हमें बता दीजिए कि आपके कौन से आर्मी चीफ दुरुस्त थे, कौन से गलत थे। और अगर गलत थे तो आपने एक और सवाल का जवाब दिया कि जो भी आर्मी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, और अगर कोई सिविलियन, आपने जब इमरान खान के बारे में आपसे सवाल हुआ कि क्या इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जाएगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। का मतलब आपने इंदिया दे दिया क्लियरली कि आप इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने का इरादा रखते हैं। आपने वाज़े तौर पर उसका पैगाम आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। तो फिर मेरा उल्टा सवाल है कि अगर आर्मी का कोई ऑफिशियल सिविलियन मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करता है, जैसे जनरल बाजवा ने किया, जैसे उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने किया, जैसे अब ज़ियाउल हक ने किया, जैसे उससे पहले अपना अयूब साहब ने किया, जनरल अयूब ने किया, या अभी आर्मी चीफ है मौजूदा, तो क्या यहाँ भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ भी कोई खुद एहतसाबी हो सकती है। और भी बहुत कुछ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन पर बात हो सकती है, लेकिन जाहिर है वक्त कम है, तो मैं क्विकली सिर्फ यही कहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जलसे के बारे में बात की कि जो जलसा अगर मनसूख हो ना हो, ये पॉलिटिकल पार्टी और ज़िले इंतज़ामिया का काम है। लेकिन सर हमें भी पता है, आपको भी पता है कि इसमें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी ISI हो, MI हो, भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही है। तो फिर ये सिविलियन मैटर तो ना रहा। लेकिन बहरहाल जजेस तक ख़त लिख चुके हैं, 6 जजेस पाकिस्तान की हाई कोर्ट के, कि उनको ISI जो है वो ब्लैकमेल करती है, उनके घरों में कैमरे लगाती है, उनके घर वालों को अगवा करती है। ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपने ये जो इंदिया दिया है बड़ा क्लियरली, जिसमें आपने कहा है कि अगर कानून अपना रास्ता बनाएगा, आपने ये नहीं कहा कि कानून अपना रास्ता बना सकता है या बनाता है, आपने कहा बनाएगा। आपने बड़ा वाज़ेह बताया कि इमरान खान और फैज़ हमीद से इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में काम करवाया, तो मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा, ये आपका बयानिया है। तो अब कानून अपना रास्ता बनाएगा, मतलब आपने वाज़ेह तौर पर इंदिया दे दिया कि इमरान खान को आप, ये वसीम अब्बासी और दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपने वाज़ेह तौर पर इंदिया दे दिया है। तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान को जो खदशात थे हमारे कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना चाहते हैं, वो आप करना चाहते हैं। इससे क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं, इससे नुकसान होगा। जिस तरीके से आप बलूचिस्तान के मामलात को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ आपके अपने स्टालवर्ट जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, अख्तर मैंगल, वो सुन लीजिए। उसके बाद जो कुछ पंजाब में हो गया है, जो कुछ KP में चल रहा है, ये सब कुछ बेहतर नहीं है। बेहतर एक ही तरीका है कि ये जो बातें आपने कही हैं, इफ़ यू मीन इट, इफ़ यू रियली इम्प्लीमेंट इट, कि खुद एहतसाबी भी हो, सियासी एजेंडा ना हो असल में, और ये हम अगर लोगों को सज़ाएँ भी दें जिन्होंने माजी में ये किया है, तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं इमरान खान साहब की मीडिया टॉक पे भी बात करना चाहता था, जो बहुत दबंग है आज, बहुत ही मानीखेज़ है वो भी, लेकिन अब वक्त पूरा हो गया है। अगले वीलॉग में उसको रखूँगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।